हेलो हेलो हाँ। नहीं देखो थ्योरी ऑफ नंबर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। ऐसे में तुम्हें पता ही है, ये चीज़ तुमको पता ही है क्या होता है, डिवाइज़र क्वोशंट रिमाइंडर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है तुमको। ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन सर ने कराया था, तुम्हें प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8k+1। ठीक है। एवरी ऑड इंटीजर का स्क्वायर 8k+1 है। ऑड इंटीजर हमेशा 2n+1 के फॉर्म का होता है, इसका स्क्वायर करोगे ये बन जाएगा। ये तो क्वेश्चन है, खैर सुनो, ये सब थ्योरम वोरम नहीं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तुम बहुत आराम से कर लोगे। मैं तुम्हें थ्योरम बताता हूँ जो ट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ होगी, क्योंकि वो कराना है, वो मेन चीज़ है। वो अच्छे हैं क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे हैं, वो अपने आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहली थ्योरम जो है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर HCF। ठीक है, ये तुम्हें पता है क्या होता है। एनी ग्रेटेस्ट इंटीजर, कॉमन डिवाइडर तो जीसीडी नहीं हो, हाँ जीसीडी HCF एक ही चीज़ होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना अच्छे। हाँ, ग्रेटेस्ट जीसीडी भी वही होता है। ओए सुनो, जब यहाँ पहुंचे तो बता दो। ठीक है, देखो तुम्हें पता है जीसीडी क्या होता है। एनी इंटीजर बी इज सेड टू बी डिविजिबल बाय एनी इंटीजर ए इफ देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर सी सच दैट ए इंटू सी बराबर बी। तो बहुत मैथमेटिकली लिखा है, सीधी बात है। जीसीडी का मतलब ये होता है कोई भी दो नंबर ए और बी हैं, तो सबसे बड़ा वो नंबर डी जो कि ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, वही जीसीडी होता है, तो तुमको पता ही है। ठीक है, ये थ्योरम नहीं थी, ये तो बस बेसिक था। फिर उसने लिखा है कि ए और बी जो है, हाँ जीसीडी के कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर ए और बी का जीसीडी डी आता है, वीडियो देख लेना, नोट्स तो तुम बना ही लोगे। ए और बी का हाँ, जीसीडी अगर डी आता है, हाँ, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा, है ना। जीसीडी, हाँ ठीक है, हाईएस्ट कॉमन ठीक है। डिवाइजर है, ठीक है। ठीक है, तो और अगर कोई नंबर सी है जो ए को डिवाइड करता है और सी बी को भी डिवाइड करता है, तो गारंटी है कि सी लेस देन इक्वल्स टू डी होगा। हाँ क्योंकि वो हाईएस्ट है तो सी, तो अगर सी करता अगर है डी तो सबसे बड़ा है तो सी उससे छोटा होना ही है या बराबर होगा। हाँ ठीक है। और एक और चीज़ है कि सी डिवाइड बी, ये सिंबल का मतलब पता है, ये सी डंडा डी का मतलब है सी डिवाइड डी। डी बाई सी ना, हाँ डी बाई सी, हाँ सी डिवाइड्स डी ऐसे बोलते हैं उसको। और हाँ जीसीडी हमेशा पॉजिटिव सी होता है। डिवाइड सी क्यों होगा? सी डिवाइड्स डी मतलब डी बाई जैसे सी का मान मतलब ले ये मैं है। 4 और 3 का ले रहा हूँ, तो नहीं यार वो तो 6 और 2 का लिया मैंने, तो जीसीडी तो उसका 2 हुआ। हाँ ठीक है, अब एक भी, अच्छा ठीक है, एक भी है, हाँ, एक भी दो को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब मैं नीचे आ रहा हूँ। नीचे इसमें जीसीडी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्यों होता है ये भी समझ ले। सबसे बड़ा नंबर ना, तो ऐसे 6 और -6 है, इनको 6 को भी 6 डिवाइड करता है, -6 को भी 6 डिवाइड करता है ना। ये 6 जो है 6 और -6 दोनों को डिवाइड करता है। वैसे ही -6 भी 6 और -6 दोनों को डिवाइड करता है। हाँ तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 6, 6, इसलिए जीसीडी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। ठीक है, तो और रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, दो नंबर रिलेटिवली प्राइम है अगर उनका जीसीडी 1 है। जैसे 4 और 14 का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब वो दोनों रिलेटिवली प्राइम है। हाँ ठीक है। ठीक है, और जरूरी नहीं रिलेटिवली प्राइम होने के लिए एक भी नंबर प्राइम हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 4 तो प्राइम है। आपस में क्या कहते हैं, डिवाइड उनका वो हाँ। कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है ट्यूट में। तुमसे कह रहा है दो नंबरों का जीसीडी है, दो नंबर दे दिए, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से एक्स क्या निकालना, Find एक्स और वाई निकाल दो। ठीक है, देखो एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो होती है वो ये कहती है कि अगर कोई नंबर है, मैं जैसे यहाँ बताता हूँ, यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये कहती है कि कोई नंबर ए है और बी है, उनका जीसीडी कुछ है, ठीक है, डी, तो इसका मतलब कि ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी होगा। ठीक है, ये है थ्योरम। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कुछ समझ लो। डी जो है वो ए को डिवाइड करता है, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करता है, क्योंकि डी इन दोनों का जीसीडी है। तो अगर डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि डी जो है वो डिवाइड करेगा ए टाइम्स कोई नंबर प्लस बी टाइम्स कोई नंबर, इसको भी डिवाइड करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर लिखूं ये बटा डी लिखता है, ऐसे लिखता है, तो ये डी इधर भी ब्रेक हो जाता है, डी उधर भी ब्रेक हो जाता है। ये नंबर तो डिवाइड होना ही, क्योंकि डी ए को डिवाइड करता था। तो ये आंसर चुपचाप एक्स प्लस वाई, मतलब कि एक्स टाइम्स कुछ प्लस वाई टाइम्स कुछ आ जाता है ना। तो डी इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। समझ गया। ठीक है, यही रीजन है। अच्छा, ये यूक्लिडियन थ्योरम होता है कि अगर ए और बी का जीसीडी डी है तो ए एक्स प्लस बी वाई डी होता है। अब ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तुम जानते ही हो। इस स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, पर इंटीजर वैल्यूज की बात करूं अगर मैं, मतलब एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स और वाई दो बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे भी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो वो सारी इनफाइनाइट वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या? अब क्वेश्चन ऐसे इस तरह का आता है, तुमसे कहते हैं इन दोनों का जीसीडी निकाल दो। अच्छा, तो हम पहले इसका जीसीडी निकालेंगे, फिर उसके बाद वो इक्वेशन में रखेंगे, और दूसरी इक्वेशन में ये दी हुई है। हाँ, इसमें करते क्या है, इसमें ये करते हैं, मुझे पता है
हाँ सब इन दोनों में कोई बड़ा नंबर होगा कोई छोटा नंबर होगा। हाँ। तो बड़ा नंबर इज इक्वल्स टू, मैं पहले डिवाइजर इज इक्वल्स टू क्वोशंट इनटू डिविडेंड हाँ। प्लस रिमाइंडर कर दिया, इस टाइप इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक, इससे क्या मिलता है हमें? इस इक्वेशन को लिख के क्या हुआ, हाँ, अभी इसको मैं ना इस फॉर्म में लाऊंगा, इस फॉर्म में ले आऊंगा, ताकि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना। हाँ, बेसिकली मुझे गिवन है ए और बी, एक नंबर गिवन है, हाँ, इनका जीसीडी डी है। हाँ, तो मुझे इससे मैंने ये लिख लिया ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू डी लिख दी। हाँ। अब मुझे एक्स और वाई निकालने को क्वेश्चन में कह रहा ठीक है, है। एक्स और वाई क्या निकालना, एक्स और वाई तो बहुत होते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ाओ मुझे, एक मिनट ना, वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ा देगा। हाँ क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, एक सेकंड बस, क्या लिखा है? फाइंड जीसीडी बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम एंड फाइंड X एक्स and एंड वाई सच दैट जीसीडी ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा ये तो वही लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये बोलती है कि जीसीडी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, हाँ। ठीक है। तो ये एल्गोरिथम इस तरीके से हम जीसीडी भी निकालेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा रेपिटेडली सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुझे पता है ये इक्वेशन, एक इक्वेशन पता है, इनका जीसीडी जो भी होता है वो इक्वल्स टू दिस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस दिस टाइम्स ऑफ वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये करूंगा, मैं बड़ा नंबर इज इक्वल्स टू छोटा नंबर टाइम्स ऑफ कुछ प्लस रिमाइंडर, हाँ, मतलब वो ये तो जितना ठीक बार है। भी हो सकता था। हाँ, हाँ। फिर जो रिमाइंडर बचा वो, अब मैं 3054 को लिखूंगा 162 के टर्म्स में। 3054 बराबर 18 इंटू 162 प्लस कुछ रिमाइंडर। अब 162 को प्रोसीजर ऐसे करने का याद कर ये लो, या प्रोसीजर फिर ही है, कोई- ऐसे ही किया जाता है। उसका कुछ रीजन है सूर्य, बस इसका याद- रीजन आगे तुमने ये चार इक्वेशन क्यों निकाली तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, इसकी यूज है आगे। ठीक है, मैं अब लिखूंगा ये वाला नंबर इसके टर्म्स में। हाँ। और मुझे पता ही ये नंबर जो है ऑफ कोर्स इससे छोटा Single होना है क्योंकि वो line, रिमाइंडर है। हाँ, हाँ। तो ये बराबर ये प्लस कुछ, डिवाइजर और रिमाइंडर के टर्म्स में लिखेंगे, सॉरी। फिर 138 को 24 के टर्म्स में हाँ। लिखूंगा, ये लिख दिया। ठीक, फिर 24 को 18 के टर्म्स में लिखा, फिर 18 को 6 के टर्म्स में लिखा, अब 0 आ गया। इसका मतलब जो ये वाला स्टेप होता है ना, इसमें ये जो रिमाइंडर बचता है वही जीसीडी होता है। अच्छा ठीक है। ये यूक्लिडियन का तरीका है दो नंबर का जीसीडी निकालने का। तुमने भी बचपन में जीसीडी निकालने का तरीका पढ़ा होगा, कोई नंबर है उनको ऐसे लिखो फिर ऐसे डिवाइड करते जाओ, वो वाला तरीका तो होता ही है। उनका यूक्लिडियन का तरीका ये है। ठीक है, ऐसे तुम जीसीडी निकाल लोगे। ठीक है। जो 0 से पहले वाली इक्वेशन में जो रिमाइंडर था वही जीसीडी होता है। जैसे इन दोनों का जीसीडी 6 आया। अच्छा, ठीक है। मतलब मुझे पता चल गया वो जीसीडी इज इक्वल टू दिस इंटू एक्स प्लस दिस इंटू वाई। ठीक है। ठीक, अब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हाँ। तो अब तुमने ये जो इक्वेशन लिखी थी ना, ये काम में आएगी। हाँ। कैसे काम में आएगी, देखो ऐसे काम में आएगी। ये इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ मैं, 5 कह दिया मैंने। ठीक, तो मैं लिखूंगा 6 इज इक्वल टू 24 माइनस 18। हाँ। अच्छा, 18 को लिखूंगा 138 माइनस 5 इंटू 24। हाँ। ठीक, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगले इससे पहले वाली इक्वेशन में क्या था मेरे पास, अब मैंने लिखा था ये 6 को 24 और 138 के टर्म्स में लिख दिया। अब 138 को ये माइनस ये लिखूंगा। हाँ। ठीक है, वो लिख दिया। अब मेरे पास आ गया, एक तरफ 6 आ गया, दूसरी तरफ 3054 और 162 आ गया, है ना। मैंने 6 को सबसे पहले लिखा था 24 माइनस 18, हाँ। फिर उसके बाद 18 को लिखा था 138 माइनस 24, फिर 24 को लिखा था 162 माइनस 138, हाँ। फिर 138 को लिखा था 3054 अच्छा माइनस अच्छा, 162। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक, ऐसे करके मेरी इक्वेशन में लास्ट में सिर्फ यही दो नंबर बचे, ये वाला और ये वाला। हाँ हाँ हाँ। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, ये वाली। इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से कंपेयर कर लो। अच्छा, तो एक्स और वाई। एक्स और वाई आ गया, हाँ। ऐसे ही आता है एक्स और वाई, तो यूक्लिडियन थ्योरम ये होती है। यही होती है इक्वेशन। ठीक है, अभी तो का क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, एक आध तो यही कर लोगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू ये आई, यही निकालने को कहा था क्वेश्चन में। सर ने एक और क्वेश्चन कराया था, जैसे इन दोनों नंबर का जीसीडी कुछ है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, सेम क्वेश्चन है। हाँ। वही खुद कर लोगे तुम, ठीक है। एग्जैक्ट सेम। एक्स और वाई की वैल्यू इस केस में ये आती थी। ठीक है जी। यूक्लिडियन लेमा जो है ये क्या कहता, हाँ ये कोई प्रूफ सर ने कराया है। सर का कहना है कि अगर ए कोई नंबर है जो बी इंटू सी को डिवाइड करता है और ए और बी का जीसीडी 1 है तो गारंटी है ए सी को डिवाइड करेगा। एक सेकंड, क्या अगर ए कोई नंबर, एक सेकंड, अगर ए कोई नंबर मतलब बी सी वाई ए हमारा मान ले कुछ है, हाँ। ठीक है, तो विद जीसीडी इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन ए डिवाइड सी। ए बी को डिवाइड नहीं कर रहा है पर ए बी सी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए सी को कर रहा था। कहाँ लिखा कि ए बी को डिवाइड नहीं कर रहा? ए और बी का जीसीडी 1 है ना। हाँ। इसका मतलब उसको नहीं डिवाइड करता। ए बाई बी सी, अच्छा बी सी बाई ए हमारा डिवाइड हो रहा है पर जीसीडी 1 है ए और बी के बीच ए और बी का। का जीसीडी 1 है, इसका मतलब ए बी को डिवाइड नहीं करता। हाँ ठीक है, फिर हाँ फिर सी को डिवाइड करेगा, तभी डिवाइड ये उसका प्रूफ सर ने कराया
ये यार पूरा रटने वाला प्रूफ है, इसमें मैं ये रटना है? दिमाग नहीं लगा सकता, मैं तो नहीं रटा, मैंने ये खुद नहीं कर सकता प्रूफ है, मैं कह रहा हूँ। एक मिनट देखने BC उन्होंने लिखा ए बी सी को डिवाइड करता है, इसका मतलब बी सी जो है वो m टाइम्स ऑफ ए रहा होगा हाँ। कुछ, तो और ए और बी का जीसीडी 1 है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ हाँ। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1, ठीक है। तो अच्छा अब मैंने क्या किया, ए सी को डिवाइड करता है, तो मतलब C इज इक्वल टू अल्फा हो गया, हाँ ठीक ये है। मुझे प्रूफ करना था, क्योंकि ए सी को डिवाइड करता है तो मुझे ये प्रूफ करना है कि सी जो है वो अल्फा टाइम्स ऑफ ए है, हाँ। अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया तो आंसर हो हाँ, तो जाएगा। हमने इक्वेशन में रखा। तो मैंने क्या किया, मैंने सी मल्टीप्लाई कर दी इस वाली इक्वेशन में, अच्छा, ठीक है, तो सी हाँ। बराबर ए एक्स सी प्लस बी वाई सी, हाँ ठीक। तो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद ए कॉमन ले, इसमें क्या नहीं क्या किया मैंने, ए एक्स सी B को फिर MA लिख दिया, बी को एम ए लिख दिया और BC ए को कॉमन MA लिख दिया, BC को BC MA को एम ए लिख दिया और ए कॉमन ले लिया। ले लिया, तो ये XC प्लस MY बचा। अब ये सी क्या आ गया, ए टाइम्स ऑफ कोई इंटीजर आ गया, अच्छा ठीक है। इसका मतलब हो गया कि सी ए को डिवाइड, ए सी को डिवाइड करता है, यही प्रूफ था। रिकॉर्ड हो रहा है ना भैया, 11 मिनट, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब आता है LCM। टाइम चल रहा है कि नहीं नीचे, 11 ठीक है। हाँ, अब अगले क्वेश्चन एलसीएम। एलसीएम तुम्हें पता है क्या होता है यार, कोई दो नंबर का एलसीएम वो होता है सबसे छोटा वो नंबर जिस नंबर को ये दोनों नंबर डिवाइड करते हो। क्या भूल गया कैसे तो क्या था। अरे ऐसे 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 अच्छा हो 10, जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। और हाँ एलसीएम जो है वो ऑफ कोर्स दो नंबर जीरो से बड़ा होता है। हाँ ठीक है, जैसे इन एलसीएम क्या बताओ यार, ठीक है। और ये थ्योरम होता है जीसीडी इंटू एलसीएम इज टू ए इंटू बी होता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ ये कहीं पढ़ या पहले ही पढ़ी पढ़ा हुई होगा ऐसे, तुमने, है ना? तो छोटे बच्चों क्लास में हाँ। पढ़ाते हैं। डी जो है ए और बी है, हाँ ये इसका प्रूफ है। डी अगर जीसीडी ऑफ ए और बी है तो ए बी बाई डी जरा एम सही है। हाँ अब उसका क्या बोला, डी हाँ जीसीडी ये प्रूफ कर रहे हैं इस चीज़ को, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना इसको प्रूफ कर रहे हैं ये लोग। हाँ ये कैसे कर रहे हैं, डी ए और बी का जीसीडी अगर डी है तो मैं एम को ए बी बाई डी लिख सकता हूँ। डी है, हाँ नहीं इसका जी ए और बी का जीसीडी डी है, मैंने कोई मान लिया एम कुछ है जो ए बी बाई डी की हाँ, वैल्यू वो होता है ना डी, ये वाला डी डिवाइड्स ए बी है ना, तो फिर ए बी बाई डी को एम लिख दिया। मैंने एम लिखा उसको। ठीक है, अभी नहीं पता मुझे ये किसके बराबर है, बट मुझे प्रूफ करना है कि ये एलसीएम के बराबर है। अब मैंने क्या किया, हाँ क्योंकि ये जीसीडी है इसका मतलब डी ए को भी डिवाइड करता है डी बी को भी डिवाइड करता है, तो मैं ए को डी टाइम्स कुछ एस लिख सकता हूँ, बी को डी टाइम्स कुछ टी लिख सकता हूँ। हाँ, DS ठीक है, और मैं एम जो है वो बी एस और ए टी था, सॉरी एम जो है वो क्या है बी इंटू एस। हाँ ठीक है, मतलब कि अगर मैंने ए को डाल दिया डी इंटू एस, हाँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डी डी कट जाएगा, बी एस बचेगा। अच्छा ठीक है। और वैसे अगर मैंने ये डाल दिया तो ए टी बचेगा, तो मतलब एम की वैल्यू ये दोनों आ गई। हाँ ठीक है, अच्छा कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ एंड। अब m जो है वो, इससे मुझे ये पता चल गया m जो है वो b टाइम्स कुछ s है, b का कोई मल्टीपल है और a का भी कोई मल्टीपल है। बट अभी मतलब ये प्रूव हो गया कि ये कोई मल्टीपल है b का भी और a का भी, बट ये नहीं कह सकते भाई लीस्ट मल्टीपल हाँ है। लोएस्ट कॉमन। मल्टीपल तो है, मतलब या तो ये एलसीएम होगा या एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा, यानी m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एलसीएम होने वाला है। ये यहाँ पे प्रूव हो गया, बट अभी मैं ये भी प्रूव करूंगा कि एग्जैक्टली एलसीएम है। ठीक है, m इज कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b एंड m इज ग्रेटर देन 0। लेट c बी एनी नंबर सच दैट a डिवाइड c एंड b डिवाइड c। वी वांट टू प्रूव c ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, मैंने कोई एक नंबर c मान लिया जो कि a को और b को दोनों को डिवाइड करता है, और हमें ये प्रूव करना है कि वो नंबर हमेशा मेरा जो m निकाला उससे बड़ा या बराबर ही होगा। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया इसका मतलब m जो है वो एलसीएम है। समझ रहा हूँ, m जो है वो लीस्ट नंबर में प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कोई आर्बिट्ररी नंबर सी लिया जो ए और जो ए की टेबल में भी आता है बी की टेबल में भी आता है, तो वो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम होगा ऑलवेज, इसका मतलब एम सबसे छोटा नंबर था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सी बाई एम किया। सी मैंने माना था, अभी जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ एम जो है मैंने पता ये था, तो अगर मैंने एम को यहाँ पे वो डाल दिया, एम मैंने शुरुआत में क्या लेके चला था मैं, ये मैं ले था ना, अरे m इज इक्वल टू ए बी ab बाई डी डी वो डाल दिया, रेसिप्रोकेट कर वो डाल दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, डी तो मुझे पता है ए एक्स प्लस बी वाई था क्योंकि डी जी सी डी था, डी जी सी डी था। अच्छा मैंने इसको अब तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया सी एक्स बाई बी और सी बी सी वाई बाई ए। हाँ अब ये बात मुझे पता है कि सी जो है ए सी, ये मैंने मान के चला था कि ए सी को डिवाइड करता है बी सी को डिवाइड करता है ना, तो ये नंबर कोई इंटीजर आने वाला है और ये नंबर भी कोई इंटीजर आने वाला है ना।
यानी अल्फा टाइम्स एक्स प्लस बीटा टाइम्स वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। सी बाई एम तो एक इंटीजर है, ठीक है, सी बाई एम एक इंटीजर है, इसका क्या मतलब है? तो मतलब m डिवाइड करता है c को, m डिवाइड करता है c को, मतलब m अरे छोटा है c से। मतलब m छोटा है c से, हाँ, ठीक सीधी कहाँ पे होगी? बस यही मतलब है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 1 से पहले है वो एलसीएम अभी नहीं आ रहा है एलसीएम पे। ठीक है, तो मतलब m छोटा है c से, अब यही तो मुझे प्रूव करना था, हाँ, प्रूव हो गया। सही। इसका मतलब एलसीएम m एलसीएम था, एलसीएम इंटर जीडी a इंटू b हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कराया था सर ने, LCM इन दोनों का एलसीएम निकाल दो। ये तो सर कुछ नहीं, डायरेक्टली जीसीडी निकाल के डाल दिया, अच्छा डाल दिया, हाँ। ठीक। डायोफेंटाइन आ गया भैया, आ जाओ। वैसे एलसीएम कैसे निकालेंगे? नॉर्मल तरीके से? वो कोई तरीका नहीं बताया उन्होंने। अच्छा वो कोई तरीका नहीं है ऐसा कोई, जैसे जीसीडी का तरीका है ना? जीसीडी का तो था ऑयलर थ्योरम, इसमें नहीं। ओए सुनना ही नहीं। अच्छा तो मतलब पहले जीसीडी निकालना पड़ेगा फिर एलसीएम फॉर्मूला डाल देंगे। ठीक है। डायोफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है? ये कहती है कि कोई अगर एक इक्वेशन है दो वेरिएबल वाली ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जहाँ पे a b x y और c सब इंटीजर है, हाँ। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, देखो इस इक्वेशन में इनफाइनाइट x और y आते हैं, हाँ। ठीक है। मुझे क्या बताना है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा हूँ, डायोफेंटाइन इक्वेशन का, इस डायोफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट तभी करेगा अगर ए और बी का जो जीसीडी है ना वो सी को डिवाइड करेगा। ए और बी का जीसीडी अगर सी को डिवाइड कर रहा है तभी इस डायोफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? एक्स और वाई की इंटीग्रल अच्छा इंटीग्रल रियल तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे ना, स्ट्रेट लाइन है, इनफाइनाइट रियल पॉइंट्स है। अच्छा इंटीग्रल इंटीग्रल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका प्रूफ है कुछ ए और बी का? और प्रूफ कितने आएंगे? प्रूफ नहीं है इसका, सर ने प्रूफ नहीं है, थ्योरम है ये, अच्छी बात है, ठीक है। इनका जीसीडी है। और ऐसे जो है कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं वो बताने के लिए सबसे पहले मैं x नॉट वाई नॉट निकालूंगा, x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालूंगा, फिर बाकी वैल्यू ने जनरलाइज कर दूंगा। मैं मुझे पता है इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर इनफाइनाइट लाइंस आने वाले हैं। अगर a और b का जीसीडी c को डिवाइड करता है तो इस पर जो आने वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें इंटीजर पॉइंट्स भी एग्जिस्ट करेंगे। भाई इससे बेहतर तरीका एक होता है, मैं बताऊं, मतलब मैंने इसमें पता नहीं चलेगा नहीं, तू x को t मान ले, ठीक है, तो तेरा y क्या आएगा t की टर्म्स में? पहले करते थे ना ऐसे बाद में क्या बोलते हैं, x को t मान लिया, y क्या आया c माइनस at/b। अब t की डिफरेंट वैल्यूज पे x और y की वैल्यू निकाल तेरा। बट मुझे ये चाहिए कि कौन कौन से इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं जो इस लाइन पर आ रहे हैं। हाँ तो वो इंटीजर उस तरह से चेक करते रहे। अरे असर वाला तरीका समझो यार, हाँ सॉरी मेरे को नहीं पता ठीक है, तू सब्स्टिट्यूशन कर रहा है टी के टर्म्स में ना। हाँ। चल खैर देखो, अगर ए और बी का जीसीडी सी को डिवाइड नहीं करेगा तो क्या मतलब है इसका? तो कि मतलब ये है कि जो स्ट्रेट लाइन है उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स तो आ रहे हैं बट एक भी इंटीग्रल पॉइंट नहीं है, और अगर डिवाइड कर रहा है तो इनफाइनाइट इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। तो वो इनफाइनाइट इंटीग्रल पॉइंट्स में जनरलाइज करता हूँ कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन है 172 और 20 का जीसीडी कितना होता है? 2 होता है शायद, 2 होता है नहीं, 20 इंटू 8 160 होता है, ठीक है। तो 20 इज इक्वल टू 12 में करेगा, 8 होगा, 12 इज इक्वल टू 8, 4 होगा, 2 होता है। हाँ तो इनका जीसीडी 2 होता है, 1000 को डिवाइड करता है, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट इंटीग्रल पॉइंट्स भी आते हैं, ठीक है। हाँ। तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स कैसे निकालूंगा? 4 होगा ना? हाँ 4 होता है, 4 होता है, वो मैं 2 ठीक है, 4 भी 1000 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इनका जीसीडी अभी तो नहीं पता मुझे क्या है, मैंने d = 172x 20y लिख दिया, ठीक। अब मैंने क्या किया, फिर वही काला काम किया, 172 को 20 में लिखा, 20 को किसके 12 के टर्म्स में लिखा, अब 12 को 8 के टर्म्स में लिखा, और अब 8 को 4 के टर्म्स में लिखा, ये जीसीडी आ गया, ठीक। अच्छा जीसीडी आ गया तो मैंने यहाँ d की वैल्यू 4 डाल दी, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालते तुमको पता ही है, सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू आ गई, ठीक। अब अच्छा ये जो मैंने निकाला इस इक्वेशन और इस कहाँ गया, इस इक्वेशन को कंपेयर करो। मैंने निकाला था 4 = 172x + 20y, जहाँ पे x और y की वैल्यू मुझे पता चल गई है, और ये वाली इक्वेशन थी 17, यहाँ पे 1000 था, ठीक है। तो मैं इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो 1000 आ जाएगा। तो मैं 1000 बराबर 172 इंटू x2 था, और मैं 250 से मल्टीप्लाई किया तो 500 बन गया, और इधर भी 250 से मल्टीप्लाई किया, y 17 था, 17 250 4 × 2 50 आ गया। अब मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लिया,
इससे मुझे एक्स नॉट और ये एक्स और वाई की वैल्यू मिली, ठीक है, अच्छा हाँ एक्स नॉट वाई नॉट बोलेंगे इसको, हाँ ये वैल्यू मिली, ये एक वैल्यू है। इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स आने वाले हैं जो इंटीजर्स हैं, तो एक्स नॉट वाई नॉट मिल गया ना, तो ये फॉर्मूला होता है, एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू डाल दो, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी बाई डी टी और y इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए बाई डी टी। मैं एक्स नॉट वाई नॉट निकाल लिया, एक्स जो है वो टी के टर्म्स में जनरलाइज हो गया, वाई भी टी के टर्म्स में, टी की अलग अलग इंटीग्रल वैल्यूज डालो, एक्स और वाई की इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में मेरे से कह रहा था कि नहीं, ये फाइंड पॉजिटिव सोल्यूशंस, ठीक है, पॉजिटिव सोल्यूशन। तो हमने एक्स नॉट वाई नॉट निकाल लिया था, एक्स और वाई को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करो, ये दो इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, एक इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब 0 कर रहे थे तो टी की वैल्यू -100 से बड़ी आई, एक क्या कर रहा था ये तुमने निकाल लिया। हाँ अब मैंने से कहा था क्वेश्चन में पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए, हाँ तो मैंने x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया, y को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया, x की इक्वेशन ये थी, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स 0 किया, t की इक्वालिटी निकाल ली, हाँ t के टर्म्स में आ गई है ये चीज़, तो हाँ। ये भी आया, ठीक। हाँ अब y वाले को इससे किया तो t लेस देन ये आया, हाँ इन दोनों का ओवरलैप लिया, Intersection, हाँ। इंटरसेक्शन लिया, तो एक कह रहा था -100 से बड़ा, एक कह रहा था -98 से छोटा, इसके बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर होता है -99, ठीक है उसको डाल दे, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, ओके। बट तो कहते हैं इनफिनाइट, अच्छा पॉजिटिव वाली, ठीक है हाँ। पॉजिटिव वाली एक ही वैल्यू, हाँ ठीक है। अब यहाँ कॉन्ग्रुएंस है, यहाँ तक तो हो गया तुम्हारा 2 to 1, हम्म, यहाँ तक कॉन्ग्रुएंसी आई। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ये लिखने का मतलब क्या होता है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन का मतलब है ए का एन के साथ जो मॉड आता है वही बी का एन के साथ मॉड आना चाहिए, ये होता है, ठीक, इसका मतलब, ठीक है। और ए कॉन्ग्रुएंट बी, अच्छा इसका मतलब यही है कि अगर ए मॉड एन बी मॉड एन बराबर है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ए माइनस बी मॉड एन जो है वो 0 होगा, हाँ है ना, हाँ क्योंकि दोनों हाँ। एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। अच्छा जैसे ये है, ये सर बताना चाह रहे हैं बस क्या लिखा, कैसे, क्या मतलब है उसका, जैसे 3 का 7 के साथ 24 का 7 के साथ सेम मोड आता है 3, हाँ ठीक। अच्छा यहाँ पे आओ, प्रॉपर्टीज, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी, इसको इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं, ए एंड बी हैव सेम रिमाइंडर, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड इफ एंड अरे वही जो A मैंने and B, बोला। अच्छा ठीक है। वही लिखा है, ठीक है। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन ऑलवेज, ठीक है, वही सही बात है। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन तो बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन, सही बात है। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, इसका मतलब तो ये ना कि ए मॉड एन इज इक्वल टू बी मॉड एन। हाँ वही बात है, हाँ, ए मॉड एन इक्वल्स टू बी मॉड एन, बी मॉड एन इक्वल्स टू ए मॉड एन। हाँ, ठीक है। ये ए अगर बी के साथ, ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, सी डी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका हाँ। सम भी कॉन्ग्रुएंट होगा, सही ऑब्वियस बात है, ये प्रूव भी किया है मैंने अपने आप से, ठीक है। Lord। अरे इसमें क्या है भाई करने की जरूरत नहीं, तुम मन में सोच लिए। क्या है मैं दिखाओ, देखो ए जो है अगर वो बी टाइम बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए k1n प्लस r1 होगा, नहीं प्रूफ नहीं, वो पूछ रहा था क्या है, ए अगर बी सम कॉन्ग्रुएंट है, और सी डी से है तो हाँ। इनको जोड़ भी तो सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, सही बात है ना, जो बच्चे डिवाइड नहीं हो रहा वो इक्वल ही आएगा, हाँ ठीक है। ठीक है। और ये है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड Model, एन होगा, हाँ, ठीक है। तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ, ठीक है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, ऐसे नहीं कि डिवाइड भी कर सकता हूँ। डिवाइड का एक वो है, रूल है कि मैं अगर a इंटू सी प्लस बी इंटू सी है, मतलब कोई एक a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, हाँ, तो मैं किसी एक नंबर से अगर डिवाइड कर रहा हूँ हाँ, तो a b और n के जीसीडी से इधर भी डिवाइड करना पड़ जाएगा। ए बी और एन के जीसी, पहले था a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, ठीक है, मैंने किसी नंबर c से डिवाइड कर दिया दोनों को, अगर होते हैं तभी डिवाइड करोगे, ये नहीं कि हाँ 1.5 आ गया, ऐसा नहीं। तुमने डिवाइड किया तो अब तुम्हें जो मॉड n था ना, n बाई d करना पड़ जाएगा, जहाँ d जो है a b और n का जीसीडी है। याद है डी इज जीसीडी ऑफ सी और एन, हाँ तुम तो देखो डी इज जीसीडी ऑफ सी और एन। ये क्या लिखा है, चलो फिफ्थ के सेकंड पॉइंट में d जीसीडी ऑफ c और n, नहीं गलत लिखा है, d जीसीडी ऑफ a कमा b कमा n, ये लॉर्ड गणेश ने मुझे बताया था एक क्वेश्चन में। फिर उसके बाद a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड, हाँ तो पावर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है रिमाइंडर फाइंड कर दो, जब इसको 12 से डिवाइड करके मैंने क्लास में किया था क्वेश्चन यार, हाँ, पता है भाई, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये तो कर दिया था। है ना, समझ रहे? ये क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 में आएगा
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जैसे 4 इंटू 3 आए 12 हो गया ना, तो 12 हो उसके गया, बाद तो बाकी सारे सब divide जीरो हो आने वाले हैं, तो इनका सम यानी 1 प्लस 2 प्लस 6। Six. ठीक, ये वाले क्वेश्चन रिमाइंडर 1 2 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइड बाय 41, ये वाला गए। बहुत चुतियाब था ये, मैंने चुतियाब नहीं किया मैंने। मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं पढ़ा है इसका। लीनियर कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, हाँ ये भैया ये थ्योरम है जो कहता है अगर ए इन हाँ इनवर्स निकालना सीख लो, अगर ए इंटू एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये कोई यूज़ होगा ट्यूट के क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू माइनस भी है ना? माइनस नहीं है, वो कुछ नहीं है, अच्छा कुछ ठीक है। पिछले पेज का था। हाँ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी मुझे, हाँ इस इक्वेशन के लिए x का सलूशन निकालना तुमको, मतलब x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज बता दो, इसका मतलब तो ये ना सच दैट a इंटू एक्स मॉड n इज इक्वल्स टू b मॉड n, यही कह रहा है क्वेश्चन है ना, x की सारी पॉसिबल वैल्यू बता दो हाँ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो, इक्वालिटी को, ठीक है। तो इस ये थ्योरम ये कहती है कि इस इक्वेशन का सलूशन जो x है वो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर a और n का तो जीसीडी ले रहे हो वो b को डिवाइड करता है, तभी करेगा एग्जिस्ट। a और n का जीसीडी b को डिवाइड करता है, ठीक है। ठीक है, नहीं करता तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और करता है तो d की वैल्यू जो भी है ना उतने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, अगर डिवाइड करते तो d की वैल्यू जो भी है उतने सॉल्यूशन है। हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा x की उतनी पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना भैया, फिर से नहीं 26, ठीक ओके। तो इसके बाद इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, अच्छा ठीक है, इससे पहले सबसे पहले x की एक वैल्यू निकालोगे, फिर बाकी वैल्यूज ऐसे निकालेंगे n/d n/2 n/d3, और ये ऐसी d वैल्यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 1 2 लास्ट वाली d-1 होने वाली है, ठीक है ना। और x नॉट कैसे निकालेंगे? x नॉट निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल ax प्लस बी वाई कॉमन टू सी मॉड n हो जाएगा, हाँ ये लिखो, ये लिखा है, नहीं ये तो दूसरी चीज़ है, ठीक। हाँ जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू निकालो, 18 और 42 का जीसीडी कितना होता है, 6 होता है, ऐसा ठीक है। ठीक है, 6 30 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 6 आंसर एग्जिस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन के 6 आंसर एग्जिस्ट करने वाले हैं, तो मैंने क्या किया, अच्छा मैंने पता है मैं डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ डिवाइड वाला रूल लगा दिया। डिवाइड के लिए मैंने किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, जीसीडी ऑफ 5, इन तीनों का जीसीडी कितना होता है, एक है तू किसका जीसीडी मैंने निकालने वाला था, देख तूने क्या कहा था, जीसीडी ऑफ ए बी एन होना चाहिए, जीसीडी ऑफ सी और एन होना चाहिए। नहीं इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं वो ठीक है, अच्छा जो तू किसी नंबर से डिवाइड कर मैं डिवाइड करता हूँ तो इसका उसके इसका condition और लगा इसका, देना। इन तीनों नंबर का जीसीडी से यहाँ डिवाइड होता है, ए बी और एन, ठीक है। हाँ। तो कितना हो जाएगा, 18 30 और 42, तीन नंबर का जीसीडी ऐसे उसका हाँ आ जाता है, 6 और 42 का जीसीडी कितना होता है, 6 बाद में रिकॉर्डिंग 7 से 42, हाँ ठीक है 6 ही होता है, अच्छा ठीक है, फिर इन दोनों का जीसीडी 6 होता है, हाँ। और 6 और 42 का जीसीडी कितना होता है, अच्छा 6 होता है, तो हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 6 से डिवाइड होएगा, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7, हाँ ये बन गया। अच्छा अब x की वैल्यू कैसे निकालें, x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे देख 3 का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ताकि मैं 3 के इन्वर्स से जब इधर मल्टीप्लाई करूँ ना तो 3 खत्म हो जाए, और उधर जो भी नंबर आया वही x हो जाएगा। 3 का इन्वर्स 7 है, ये कैसे निकाला मैंने, किसी नंबर का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तुम ये देख लो, 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके देखा, 3 आया, 3 mod 7 3 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, है ना, जैसे 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेगा तभी बनाएगा, हाँ ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अंडर मॉडुलस, ये नहीं पढ़ा होगा कभी। अच्छा किस नंबर मॉड्यूलर इन्वर्स किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिसका मॉड मॉड लेके 1 आ आ जाए, जाए। हाँ ये होता है मॉड्यूलर इन्वर्स। तो ये हाँ। कैसे निकालते हैं, 1 से करके देखा, 2 से देखा, 3 से देखा, 4 से देखा, 5 से जैसे देखा ना, हाँ 15 आ गया, 15 mod 7 1 होता है। हाँ तो इसका मतलब 5 जो है ना वो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, 5 अगर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैंने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई, इधर 3 का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 5 मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल थे। हाँ तो यहाँ x बन गया, वहाँ 25 बन गया।
यहाँ x1 का, हाँ ठीक है। 25 मॉडुलो 7 कितना होता है? 25 मॉडल 21 4, 4, हाँ ठीक है 4 आ गया, यहाँ तो पे x के लिए 4 आ गए। ऐसे x की वैल्यू निकालते हैं। अब एक हाँ। वैल्यू आ गई, बाकी सारी वैल्यू आ गई, ओके ओके गॉट इट। ठीक है। और हाँ, ये सारी वैल्यूज का मॉड 42 ले लेना। मतलब मॉड 42 क्यों ले लेना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 42 गिवन था ना, ये 42 निकालना था। ओके ओके गॉट इट। दूसरी बात, तुमने ये सोचा नहीं, ये नहीं पूछा कि अब मैंने डिवाइड क्यों किया। मैं सीधा यहीं पे 18 का इन्वर्स निकाल देता, उससे मल्टीप्लाई कर देता। तो मल्टीप्लिकेशन मुश्किल होगी वहाँ पे 3 के साथ। मुश्किल वाली बात नहीं है, हो सकता है 18 का इन्वर्स एग्जिस्ट ही ना करता हो। अब वो पता चल जाएगा अभी कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मतलब मैं 18 का इन्वर्स अगर निकाल लेता तो सीधा 18 का इन्वर्स यहाँ मल्टीप्लाई करता, इधर दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करता जो भी आया, और एक्स की वैल्यू बोल देता वो है। तो मुझे 18 का इन्वर्स निकालना है। 18 का इन्वर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? 18 इंटू एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 42, यही चाहिए था, हाँ। है ना। 18 का इन्वर्स ऐसे तो निकलेगा, मुझे 1 चाहिए था। तो इस तुम्हें पता ही इस इक्वेशन का सलूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कैसे पता लगाते हैं? अगर तेरा क्या कहते हैं 42 से डिवाइड करना चाहिए, ऐसा कुछ था ना। अभी मैंने बताया ना, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। इस इक्वेशन का सलूशन, सॉरी ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, इस इक्वेशन का सलूशन एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए और एन का जीसीडी बी को डिवाइड करता है। अच्छा हाँ, ए और एन का जीसीडी बी को डिवाइड, और जो जीसीडी है उतना सलूशन एग्जिस्ट करता है। हाँ। तो मुझे ये चाहिए। 42 और 18 का जीसीडी निकाला, कितना होता है? 6। 6 1 को डिवाइड करता है? 1 वैसे नहीं, तो फिर इस 18 का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, तो सारा हर बार चेक करना पड़ेगा पहले डिवाइड करने से पहले कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स निकालने के लिए तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर करता है तभी तो निकाल पाओगे। ठीक है। और अगर करता होगा ना, गारंटी देख, करता होगा ना तो एग्जैक्टली एक ही आंसर एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इनका जीसीडी इसको डिवाइड करना चाहिए ना, 1 को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर होता है। हाँ, तो इनका जीसीडी अगर 1 आ रहा होता तो मैं कहता 18 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वही इन्वर्स निकालता और उसी नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं करता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक, डिवाइड किया, यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। यहाँ पे भी नहीं किया होता तो मैं कह देता इसका ऐसा नहीं होगा वैसे, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक, अब उसके बाद बाकी सोल्यूशंस मैंने निकाल ही लिए, मैंने मॉड 42 कर दिया सबको। दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैं ले लूँगा। ठीक, ठीक है। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आ गया। ये ट्यूट 3 आ गया, ट्यूट 3 है। तो कितना तक आ रहा है? ट्यूट 5। तुमने पढ़ा नहीं है पूरा यार? बहुत कुछ है भाई अभी। अगली क्लास कब है तुम्हारी? पता नहीं भाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बस ये कहता है कि एक्स कॉन्ग्रुएंट टू A1 मॉड N1 कॉन्ग्रुएंट के इक्वल, कॉन्ग्रुएंट है, वो इक्वल नहीं है। अच्छा ठीक है। एक्स कॉन्ग्रुएंट टू A1 मॉड N1, A2 मॉड N2, A3 मॉड N3। इन तीनों इनइक्वालिटीज को इन तीनों कॉन्ग्रुएंसीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाले एक्स निकालने हैं तुमको। ठीक है, ऐसे सारे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बता दो जो साइमल्टेनियसली इन सब को सेटिस्फाई कर रही हो। मतलब उस एक्स का N1 के साथ जो मॉड आ रहा था वो A1 के साथ भी आना चाहिए, उसी एक्स का N2 के साथ जो मॉड आ रहा था वो A2 के साथ भी आना चाहिए, और उसी एक्स का N3 के साथ जो साइमल्टेनियसली वो होना चाहिए, वो A3 का मॉड। ये तीनों कन्फर्म, ये तीनों मतलब एक साथ तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ ठीक है, एक साथ तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी है। उस हमें एक x की वो पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है जिसके लिए x by n1 का जो मॉड है वो a1 by n1 हो, x by n2 का a2 by n2 और x by n3 का a3 by n3। ये तीनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बता दो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि जैसे इस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम तुम तभी लगा सकते हो जब N1, जब कोई भी दो, जैसे तुम्हारे 3 है, 3 का ही आएगा तो ठीक है, 3 से ज़्यादा का हमने पढ़ा नहीं। अच्छा, कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे? N1 N2, N2 N3 और N1 N3। इनमें से हर पेयर का पेयर वाइज जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो ये होगा A1 N1 X1 प्लस A2 N2 X2 प्लस A3 N3 X3। ये होगा। यहाँ पे A1 वही A1 था, A2 वही A2, A3 वही A3, X1 X2 X3 निकालने पड़ेंगे। N1 जो है
n1 जो है n2 इंटू n3 है, n2 जो है वो n1 इंटू n3 है, अरे तो और n3 जो है हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ठीक है। अच्छा तो जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक, ये क्या कर रहा है ऊपर n के इज इक्वल टू n बाय, वही लिखा है जो मैं बोल अच्छा रहा हूँ। अच्छा ठीक है हाँ ठीक है। ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन है, इसमें देख ले 3 और 5 का 1 होता है, 5 और 7 का, और 3 और 7 का, सबका 1 होता है। फिर हमने ठीक है? n1 into n3 निकाल लिया, हाँ। सही है। तो मैंने ये लिख दिया, हाँ ये x3 कहाँ गया यहाँ से? इससे कट गया। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ये आ गया। अब हाँ। x1 x2 x3 निकालना है, उनकी वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ डाल दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा वो निकालने का तरीका होता है, x1 निकालना है तो n1 बड़ा n1 इंटू हाँ। x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n1, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी होती है। जब x2 निकालना होता है तो बड़ा n2 इंटू x2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n2 स्मॉल n2। हाँ ठीक है। वैसे n3 निकालना होगा तो बड़ा n3 इंटू x3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n3। अब इनइक्वालिटी कैसे इसमें को याद करना है, इनइक्वालिटी कैसे होता है, हम डिवाइड करें फिर इनवर्स निकालते थे। हाँ हाँ इनवर्स निकालते हैं। जैसे ये है, हाँ। ये है, अभी इसको सॉल्व करना इसमें सिखाया था। तो 35 और 3 का हमारा 35 और 3 GCD का 1 नहीं होता तो हम निकाल GCD सकते होता है, 35 निकाल का सकते इनवर्स। कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे कि 35 इंटू 1 mod 3 वो कितना होता है हमारा 2, तो नहीं, फिर 35 इंटू 2 mod 3 1 होता है, हाँ। 69 प्लस 35 का इनवर्स 2 आ गया। हाँ तो मतलब कि मैं इधर 35 का इनवर्स इधर 2 मल्टीप्लाई करूंगा, x1 की वैल्यू 2 आ गई। हाँ ठीक। उसके बाद ऐसे मैंने x2 की वैल्यू निकाली, हाँ। n2 इंटू x2 कॉन्ग्रुएंट 1 mod n21 ये आ गया। ठीक। उसके बाद मैंने 21 और 5 का mod 1 होता है, GCD 1 होता है, 1 को डिवाइड करता है, 21 का इनवर्स 1 ही आता है। ठीक है तो x2 की वैल्यू 1 आ गई। वैसे x3 की वैल्यू निकाली, हाँ। x की वैल्यू 1 आ गई, और x1 फिर x की put करो, वैल्यू आ गई, ठीक पुट करो x की वैल्यू आ गई। ठीक है यही CRT। पॉज करो।